हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चंस की मात्रा है वो ज़्यादा है इस पीडीएफ में, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा इसका सही उत्तर है। साइको का अर्थ है, साइको का क्या अर्थ है? तो साइको का अर्थ होता है आत्मा, ये वो वाला साइको नहीं है। लैटिन शब्द साइको यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया था ना, लैटिन भाषा से निकला है साइकोलॉजी। तो लैटिन भाषा जो लैटिन शब्द है साइको, इसका जो मीनिंग है वो होता है, क्या होता है? आत्मा होता है, अभी जैसा डिस्कस किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी। उसके बाद अगला है हमारा, वुडवर्थ के अनुसार जो सीखना है वो क्या है? तो विकास का प्रक्रम, जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसका जो क्रम होता है, वुडवर्थ ने उसको कहा है कि वो सीखना है। बच्चे किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक, जो बच्चे का किस प्रकार का विकास है जो विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सभी तरीके का जो विकास है वो टीचर और विद्यालय द्वारा प्रभावित होता है ना। बच्चा स्कूल में है तो वो मानसिक रूप से भी प्रभावित होता है, नेगेटिव पॉजिटिव वे, किसी भी वे में आप ले सकते हो उसको, क्योंकि जैसी वाइब्स दी जाएंगी, जैसे एनवायरनमेंट दिया जाएगा, उसी तरीके से बच्चा इफेक्ट होगा उस चीज़ से, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। छठा है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। ठीक है, एक क्या बोलते हैं, सहानुभूति दिखाता है, तो यह आदत कहलाती है। तो यह आदत कौन सी कहलाएगी? तो यह आदत आपकी कहलाएगी भावना संबंधी आदत। आप किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो आपकी वो भावना है, विचार नहीं है, नाड़ी मंडल से रिलेटेड नहीं है, नैतिक आदत नहीं है, वो आपकी भावना है, वो आपकी फीलिंग है, वो आपके इमोशन है। 7 है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। जो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता होती है वो कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। क्वेश्चन नंबर 8 है, शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, शारीरिक बुद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो देखो, व्यवहार में परिमार्जन, मतलब सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है कि आपकी, देखो, कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन भी कह सकते हो, व्यक्तिगत समायोजन, बट मेन जो होता है लर्निंग का, जो मेन जो अर्थ होता है वो माना जाता है कि हमारे व्यवहार में परिमार्जन मतलब आगे आगे जो हमारी है जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती जाए, क्योंकि गलत चीज़ें भी व्यक्ति सीखता है ना, तो उसको हम एक तरीके से लर्निंग नहीं मानते हैं साइकोलॉजी में। लेकिन व्यवहार में परिमार्जन, जब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, बच्चा कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग इन साइकोलॉजी। तो व्यवहार में परिमार्जन का मतलब होता है कि डे बाय डे कुछ अच्छा करना, कुछ ऊंचाइयां हासिल करना। ठीक है, तो अपने व्यवहार में आगे से आगे बढ़ते जाना, इस तरीके से आप इसको ले सकते हो सीखने को। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। तो अगर बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो भाग्य पर तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर आपको नौकरी पे किस लिए रखा है? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब हद से बात ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, जब आप प्रिंसिपल से या अपनी हायर अथॉरिटी या पेरेंट से काउंसलिंग कर सकते हैं, शिकायत नहीं। काउंसलिंग और शिकायत में फ़र्क होता है, तो इस चीज़ को बहुत सोच समझ के आंसर कीजिएगा। मनोचिकित्सक के पास लेके जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो आपको ही एक काउंसलर की भूमिका निभानी है, जानना है कि बच्चा ऐसा क्यों है, क्यों वो चिंतित रहता है, क्यों वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। कुंठित मतलब फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस चीज़ की भूमिका निभानी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरण, स्वास्थ्य, लंबाई एवं वजन। तो देखो, भाषा जो है, जब हम कोई भाषा सीख रहे हैं, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारी मैच्योरिटी, जो हमारी समझने की जो क्षमता है, अभिप्रेरणा है, हम कितने अभिप्रेरित हैं सीखने को लेकर, ये सब उसको इफ़ेक्ट करेगा। हमारा स्वास्थ्य भी, अगर बीमार है तो भाषा विकास में प्रॉब्लम तो आएंगी। तो लंबाई एवं वजन का इतना ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा 13th है यहाँ पे,
बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है कि बच्चा जो है वो थिंकिंग कर रहा है, तो वो किसके द्वारा प्रेजेंट नहीं होगा? आत्म केंद्रिता, सजीववादिता, यथार्थवाद या व्यक्तिवाद। तो बच्चा चिंतन कर रहा है तो व्यक्तिवाद इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14th है यहाँ पे हमारा, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। तो इनमें से जो भाषा विकास का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों भाषा के सिद्धांत है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पे जो वस्तु स्थायित्व है, एक पियाजे जो है हमारे, जिन्होंने लर्निंग थ्योरी दी है हमारी कॉग्निटिव लर्निंग की, तो उन्होंने संज्ञानात्मक जो विकास है उस पर बात की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर संज्ञानात्मक जो होता है हमारा माइंड से रिलेटेड होता है, तो उसमें इनके 4 स्टेजेस है, उन्हीं में से एक स्टेज के अंदर आता है वस्तु स्थायित्व। तो इसमें होता क्या है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना। जैसे आपने एक छोटा बच्चा होता है, उसको बोला अरे चिड़िया तुम्हारा खिलौना ले गई, और तुमने उस खिलौने को पीछे छुपा लिया। अब पीछे छुपाया तो बच्चा अगर उसको ढूंढ पा रहा है, उसके अंदर ये क्षमता आ गई है कि वो उसको ढूंढ पा रहा है, तो वो संकेत है कि वो एक संज्ञानात्मक कार्य की दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो यानी कि वो वस्तु स्थायित्व बोलते हैं, मतलब वस्तु वो ढूंढ पा रहा है, उसको वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, घर में बच्चे होते हैं, कोई चीज़ छुपा नहीं होती, अरे चिड़िया ले गई, अरे बंदर ले गया, छुपा देते हैं, लेकिन बच्चे को पता है कि इन्होंने छुपाई है। तो ऐसे में वो संज्ञानात्मक कार्य, वो दक्षता प्राप्त कर लेता है कि वो वस्तुएं ढूंढ लेता है, ठीक है। और उस स्टेज को वस्तु स्थायित्व की स्टेज कहा जाता है। और ये स्टेज कौन से एज की होती है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? जो शेल्डन थे उन्होंने क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व को, जो पर्सनैलिटी है, तो शारीरिक संरचना के आधार पर किया है। और मैंने जब इनकी थ्योरी पढ़ी थी, जिस टाइम मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस टाइम लगा कि हाँ बिल्कुल कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सही है, लगता है फिट बैठती है बिल्कुल हमारी पर्सनैलिटी में, जिस तरीके से इन्होंने जो थ्योरी दी है अपनी। टाइम मिले तो प्लीज़ टाइम निकाल के पढ़िएगा ज़रूर इनकी थ्योरी, आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगी आपको। अगला है, सीरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो 85 से कम इसका सही आंसर है। IQ जो हमारी बुद्धि होती है, ठीक है, तो इसकी जो हम निकालते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। कई सारी वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसका फॉर्मूला कई बार आपसे पूछा जाता है एंट्रेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, प्राय लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, तो ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है, मेरी भी गणित बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मैं चाहूँ तो इम्प्रूव कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ होती ही कमज़ोर है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद 19 है यहाँ पे, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, और उनका एकदम वास्ट जो होता है, वो उनकी जो वोकैबुलरी होती है, शब्दकोश होता है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। 20 है, सृजनवाद में जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके अंदर क्या होता है, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय, बिल्कुल गलत है। सक्रिय रूप से बच्चा भाग लेता है, ऐसा नहीं है टीचर करवाया जा रहा है, बच्चा सुन हो के बैठा हुआ है, तो ये गलत है। शिक्षा केंद्र गलत, शिक्षा केंद्र तो काट देना बिल्कुल, शिक्षक केंद्रित हो। अब शिक्षा बाल केंद्रित होती है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी है, संरचनावाद या रचनावाद, वो बाल केंद्रित है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है, कि बच्चे का आपको ईमानदारी का टेस्ट लेना है और आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि जहाँ बच्चे का आप जांचेंगे उसकी जो वैल्यू है कि वो ईमानदार है या नहीं, तो आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि जहाँ बच्चा पैसे चुरा सकता है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, ये आपको बताना है कि प्रक्षेपण परीक्षण का, पारिस्थिति परीक्षण का, अवलोकन विधि का। देखो अवलोकन तो आप कर नहीं रहे हो, खेल विधि है नहीं ये, ठीक है। तो पारिस्थिति की मतलब आपने एक परिस्थिति परीक्षण कर रहे हो कि ऐसी परिस्थिति है बच्चा पैसे चुरा सकता है, आपने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है, तो परीक्षण किस चीज़ का ले रहे हो, परिस्थिति का, कि क्या बच्चा ऐसी परिस्थिति में पैसे चुराएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
22 पे आ जाइए। वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है। भूल भुलैया इसका सही आंसर है, सबको पता ही होगा इसका आंसर। पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेट करते हैं, तो पलायन होना की मूल प्रवृत्ति में निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है, ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24 है, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रतिगमन का। किसका उदाहरण है? प्रतिगमन का। क्वेश्चन नंबर 25 है, समाज मिति विधि का मापन में प्रयोग किया जाता है। तो एक समाज मिति विधि होती है, तो वो समूह संजकता के मापने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने तो ये किया हुआ है, डाइट में हमारा करवाते थे, तो मुझे पता है समाज मिति विधि क्या होती है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता शॉर्ट में समझा देती हूँ। एक ग्रुप है जिसमें 5 लोग बैठे हैं और पाँचों ही लोग एक दूसरे के लिए वोटिंग करते हैं, ठीक है। और फिर स्लिप्स होती हैं और फिर वोट किया जाता है कि आप किसको इसमें देखना चाहते हैं, या आपके जो पांचों ग्रुप हैं सबसे इंटेलिजेंट कौन है, ऐसे करके स्लिप करके हम नाम लिखते हैं। ऐसे 3-4 क्वेश्चंस होते हैं और फिर जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलती है तो उससे वो पता चलता है कि कौन इस ग्रुप में, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी बाहर निकल कर आती है, उससे उसको एक समाज मिति विधि कहा जाता है। तो आप कितने अपने समूह के बारे में सजग है, बेसिकली इसमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन संवेग के बारे में सत्य नहीं है? जो आपके इमोशंस होते हैं उनके बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो देखो, बालकों के संवेग लक्षणों से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बिल्कुल आप पहचान सकते हो। बालकों के संवेग वयस्कों की तुलना में कम क्षणिक होते हैं, ठीक है। तो बच्चे के जो संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं। बालकों में संवेगात्मक नियंत्रण वयस्कों की तुलना में कम होता है। बिल्कुल, बच्चे नियंत्रण नहीं कर पाते संवेगों पर। बालकों में संवेगों की तीव्रता वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि सत्य नहीं है, ठीक है। तो बालकों में संवेगों की तीव्रता वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, ये सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता? तो आवश्यकता होती है तो चोरी करता है। अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन, तो ये तो चोरी नहीं करने के लिए बोलेगा ना। चोरी करने का कारण अज्ञानता हो सकता है, आदत हो सकता है, लेकिन बी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कहीं पे कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर वर्ड या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या किसी का आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो जैसा भी होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब 28 है, बुलीमिया है। बुलीमिया क्या है? भोजन ग्रहण संबंधी एक विकृति है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? पिछड़े बालक, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, लेकिन लंबे बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता है? नहीं पूछा इन्होंने। अभिक्षमता कि आप किसी कार्य को करने में कितने सक्षम हैं। अभिवृत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, तो बुद्धि भी आपकी कहीं ना कहीं निर्धारित होती है आनुवंशिकता से। व्यक्तित्व भी कि कुछ चीज़ें हमारी अपने पेरेंट्स के ऊपर गई है, हमारी बुद्धि भी कई मायनों में चली जाती है पेरेंट्स के ऊपर। और अभिक्षमता कि हमारा मतलब अभिक्षमता एक तरीके से ये कह सकते हो कि क्षमता किसी चीज़ को करने की, या हम कितने कैपेबल है, लाइक इस तरीके से। और अभिवृत्ति, तो बी ऑप्शन हमारा जो है सही है कि हमारी जो अभिवृत्ति है, यानी हमारा किसी चीज़ को लेकर क्या नज़रिया है और हम क्या सोचते हैं। लाइक अब ऐसे तो है नहीं कि एक टीचर का बच्चा टीचर ही बनेगा, उसकी तो अभिवृत्ति अलग होगी ना। तो ऐसा नहीं है कि उसको बाय बर्थ ही वो चीज़ मिली है, होते हैं सम केसेस में, बट सभी केसेस में हो ऐसे ज़रूरी नहीं। तो अभिवृत्ति कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो आनुवंशिकता नहीं होती है, वो हम कहीं ना कहीं जैसा हमें बाहर आके एनवायरनमेंट मिलता है उसी तरीके से वो हमारी अभिवृत्ति बनती है। और बाकी अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है कुछ लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित है जो एक्वायर करते हो? तो आदतें हैं, हम एक्वायर करते हैं, बाकी जो है वो हमारे अंदर होता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? देखो, स्वस्थ व्यक्ति हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता है। अतिशयता का उसके अंदर अभाव होता है कि हर चीज़ की अति करना। प्रमुख कार्य में वो संतोष, ठीक है, मतलब बैलेंस चीज़ें रखता है। संवेगात्मक अस्थिरता है, ऐसा नहीं है अभी हंस रहा है, रो रहा है, पल में ही जाग रहा है, सो रहा है,
ठीक है, इमोशंस पे उसके कंट्रोल नहीं होता, तो ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण नहीं है कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ है। ठीक है, विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त रूप से जो व्यक्ति उसके बारे में सोचते हैं, रखते हैं, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट एक है कि विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त रूप से जो हम अपने स्वयं के बारे में रखते हैं उसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। सीखने की खेल विधि पूर्व बाल्यावस्था के लिए उपयोगी है। पूर्व बाल्यावस्था की एज कितनी है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। किसने दिया था? मॉन्टेसरी ने। किसने दिया था? मॉन्टेसरी ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 36 है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पिता स्टेनले हॉल को कहा जाता है। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। तो ऐसे छात्र के जो जीवन है उसमें कौन सा चरण होता है जिसमें सबसे ज़्यादा वो इमोशन से घिरा हुआ होता है? सबको पता है, किशोरावस्था। आप सभी लोग उस सिचुएशन से, उस सोपान से निकल चुके हैं, तो सबको पता ही होगा। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 38 है, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है। जो कहानी कथन विधि है उससे बालकों में कल्पना का विकास होता है। किसका? कल्पना कर सकता है बच्चा। 39 है, सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका सामान्यतः अदा करते हैं। तो विद्यालय संगठन, नारी संगठन, छात्र शिक्षा आयोग। तो बाकी बात की बात है। अभी यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन लाने में बेसिकली जो विद्यालय संगठन होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है और इसके बाद हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस बचेंगे इस पीडीएफ में वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारक हैं। तो बच्चे में व्यक्तिगत कुछ मतलब कुछ अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा होता है। तो वो क्यों होता है, क्या कारण है उसका? मानसिक गुण, शारीरिक विभिन्नता, माता पिता की शिक्षा तो आएगा नहीं, विद्यालय की गुणवत्ता भी नहीं आएगा, तो मानसिक गुण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है, क्योंकि देखो मानसिक बेसिकली हम लोग ना मानसिक रूप से अलग होते हैं और शारीरिक विभिन्नता हो सकता है, बट क्या पता मतलब मानसिक रूप से तो हर कोई अलग होता है। शारीरिक विभिन्नता तो होती है, वो तो होती है सबके अंदर, बट जो मानसिक जो गुण है वो मेन कारक है। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका है आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, कमजोरियों का ज्ञान करवाना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना। तो ये गलत है, समस्या का समाधान न करना गलत है, लेकिन आकांक्षा का उचित स्तर स्तर तय करना किशोरों के लिए ये शिक्षक का एक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्नलिखित में से कौन सी है? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। ठीक है, तो जब किशोर अवस्था होती है उसमें सामाजिक विकास जो बच्चे का होता है तो उसमें उसकी रुचि है, आवश्यकता है, असुरक्षा है, इनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभिवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ऐसा एरिक एरिक्सन ने कहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी अवस्था में भावनात्मक अस्थिरता व भावावेश अपेक्षाकृत अधिक जमा है? तो बी, पूर्व किशोरावस्था में। उसके बाद है, इसमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की अवधि नहीं है? तो तीव्र विकास, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, भावनात्मक प्रवृत्तियाँ उच्च होती है, विपरीत लिंग की ओर अधिक आकर्षण होता है। तो ये तो किशोरावस्था की जो पहचान है। स्पष्ट एवं तीव्र आत्मसंप्रत्यय, ये गलत है, क्योंकि बिल्कुल उस टाइम तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, हम क्या है, हम क्या है, हम क्यों आए हैं, तो ये सब कन्फ्यूजन लगा रहता है किशोरावस्था में, स्पष्ट नहीं होती है ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 46 है, किशोर के सामान्य व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी संस्था का पड़ता है? किशोर के असामान्य व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी संस्था का पड़ता है? परिवार का, समाज का, ये दोनों। तो इसमें जो है मुझे ऐसा लगता है, जैसे बी ऑप्शन इसमें दिया है, तो मुझे लगता है दोनों होने चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47 है, सीखने की तत्परता, अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार तथा कक्षा की नीति इनमें से एक का प्रतिनिधित्व करता है। सीखने की तत्परता कि बच्चा सीखने के लिए तत्पर है और अभी अध्यापक है वो क्या
समझ रखता है टीचिंग को लेकर और व्यवहार उसका और कक्षा की जो भी नीति बनाई है तो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, वो करता है सीखने की स्थिति। आप एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं सीखने की, ठीक है। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध विकास से है। 49 है किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन सीढ़ी है। यह किसने कहा है? ये कहा है नॉट किर्कपैट्रिक, ये है किलपैट्रिक, ठीक है, किलपैट्रिक सही है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए। और बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बाकी पीडीएफ जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी इस पीडीएफ से रिलेटेड, तब मैं इसका पीडीएफ दे दूँगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग बाय ज्योति मैम के नाम से आपको मिल जाएगा। एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। गुड इवनिंग एवरीवन एंड जय माता दी। आज पहला नवरात्रा है और आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। कल की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस किए थे और जो बचे हुए रह गए हैं इस पीडीएफ में क्वेश्चंस वो हम आज करने वाले हैं। आज वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टीचिंग बाय ज्योति मैम। अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है हमारा, इस वजह से जो हमारे शरीर के आकार में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। मानसिक विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये तीनों ही प्रभावित करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था में उपयोगी है? तो डी इसका सही हो जाएगा। हर स्टेज में प्रोजेक्ट विधि जो है मेथड है वो उपयोगी है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। 54 है निम्नलिखित में से वंशाक्रम संबंधी नियम है। तो वंशाक्रम संबंधी नियम है समानता का नियम, ठीक है, बाकी नहीं है। 55 है वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। तो वृद्धि एवं विकास का जो इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, कि वृद्धि और विकास हर व्यक्ति में क्या होता है, डिफरेंट होता है, सभी के साथ समान नहीं होता है। किशोरावस्था की अवधि पूछी है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 56 में। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, तो 12 से 19 वर्ष हमारी वो किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। 57 हमारा है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो वो आश्चर्य है। 58 है शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नहीं पूछा है, कभी भी नहीं वाले क्वेश्चन आए तो पहले नहीं को सर्कल कर लीजिए ताकि आपको आंसर फाइंड आउट करने में ईजी हो। शैशव अवस्था की मुख्य आवश्यकता क्या नहीं है, ये इन्होंने पूछा है कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। शैशव अवस्था में बच्चे जल्दी सीखता है चीज़ें, जिज्ञासा होती है, चिंतन प्रक्रिया नहीं होती, क्या चिंतन करेगा, उसको अपना तो होश होता नहीं है, ठीक है। तो सी गलत हो जाएगा हमारा, मतलब गलत है फिर भी सही है, ठीक है, यानी सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह किसने कहा है? तो यह हमारा कहा है वैलेंटाइन जी ने। और 60 है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो हरलॉक जी के द्वारा ये कहा गया है। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 वर्ष तक हमारी बाल्यावस्था चलती है। 62 है वृद्धि में विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो जब विकास में वृद्धि होती है डेवलपमेंट में, तो आकार, सोच, समझ, कौशल, इन सब में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। 63 है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं हैं? तो सभी समस्याएं हैं, पता ही चल रहा होगा आपको, संवेगात्मक समस्याएं होती है, समायोजन की समस्याएं होती है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, तो सभी समस्याएं हैं। 64 है बाल विकास का सही क्रम है। तो इन्होंने मतलब उल्टे क्रम में लगाया है। तो प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, बाकी सब उल्टा सीधा कर रखा है इन्होंने। 65 है विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है, इसको याद रखना। 66 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है पूछा है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ठीक है।
विकास हमेशा रेखीय होता है और सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो ये सही है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। हर बच्चा एक अलग अलग लेवल होता है, अलग एज होती है, उसको जैसे एनवायरनमेंट मिलता है तो वो तब सीखता है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसे होता कि विकास की दर समान होती है ना, तो फिर ये हमारा क्या हो जाता, मतलब समान होती है, तो ये रॉन्ग में आता, मतलब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे नहीं होती है ये पूछा गया है, तो बाकी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, तो ये इसका सिद्धांत नहीं है। विकास हमेशा रेखीय होता है। उसके बाद हमारा है लास्ट में, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और बाकी के ऑप्शंस भी गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, समान नहीं होती है, ये सही बात है। 67 है, मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो इसका ये है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक और फिर सामाजिक। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाकी के देखोगे तो शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, फिर मनोवैज्ञानिक तो बाद में। सबसे पहले तो आपका शारीरिक ही आता है, तो शारीरिक वाला अगर पहले रखोगे तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, आध्यात्मिक है यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ पे संज्ञानात्मक नहीं है, जो कि वो संवेगात्मक नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो ए वाला हो जाएगा। 68 है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो नैतिक मुद्दों पर चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहते हैं तो आपको एज अ रोल मॉडल उनके सामने पेश होना पड़ेगा, तभी बच्चों के अंदर ये मॉरल वैल्यूज़ जाएंगी। बाकी अच्छी बातें तो दीवारों पे लिखी होती है, हम कौन सा उनको पूरी तरीके से अपने आचरण में उतार पाते हैं। तो सेम बच्चों के साथ भी है, हमारे सामने कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है तभी हम जल्दी से उस चीज़ को कॉपी करते हैं, कोशिश करते हैं उसको अपने जीवन में उतारने की। तो सेम चीज़ बच्चों के साथ भी अप्लाई होती है, तो हम उनको चर्चाओं में शामिल कर सकते हैं और ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि हाँ, बच्चा उस चीज़ को अपने अंदर उतारे, सीखे। 69 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको इंडिविजुअली बच्चों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसे ही बताया गया है, तो ये तो नेगेटिव बेस दी जा रही है ना इसकी। तो इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीखते हैं। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, तो इसलिए हमें हर बच्चे पे अलग से ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो वही है कि समस्या के प्रति जागरूकता होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि समस्या है क्या। बाकी काम तो बाद में शुरू करोगे ना, आप जानकारी वगैरह एकत्रित करना, एविडेंस एकत्रित करना। विकास शुरू होता है तो विकास हमारा प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से वो शुरू हो जाता है विकास बच्चे के अंदर। 72 है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा, किसने बोला है। इट्स नॉट किर्क पैट्रिक, इट्स किल पैट्रिक। ठीक है, उसके बाद है 73, बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है। तो बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने समूह की आयु कहा है। 74 है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। तो यहाँ पे क्या मुख्य है, सामाजिक चेतना या यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, तो ये तो है नहीं। बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य, ये तो नहीं होगा। तो बालक एवं बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति मतलब होती है। ठीक है, ये मुख्य रूप है एक तरीके से बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का। उसके बाद हमारा 75 है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोलबर्ग ने, सबको पता ही होगा। उसके बाद है एक स्टेटमेंट है कि बिग व हेट किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला वह शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, तो यहाँ पे किशोरावस्था इसका सही आंसर आ जाएगा। 77 है, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम वंशानुक्रम भी है और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा बच्चे का विकास होता है।
78 है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु अध्यापक को चाहिए। तो बच्चों के अंदर सामाजिक विकास अगर टीचर को करना है तो टीचर को क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को जाने, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को जाने, उसके सभी पक्षों को जानना पड़ेगा, तभी वो उसके जो है सामाजिक विकास को कर पाएगा। 79 है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। तो वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। 80 क्वेश्चन है यहाँ पे, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। तो बाल्यावस्था में। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। खिलौने की आयु कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, कई बार करवा चुकी हूँ। पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था की एज कितनी है आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। और यहाँ पे एक डिफरेंस है, खिलौने की आयु, खेलने की आयु, दोनों में बहुत फ़र्क होता है और दोनों में अलग अलग आयु है। ये दोनों का आप मुझे बताएंगे क्या है, किसी को पता है तो। और मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो अगर आपको मिल जाए तो। मैंने दोनों में डिफरेंस बताया है, प्ले एज एंड टॉय एज, दोनों में डिफरेंस है। 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था में दल समूह में रहने की जो अवस्था है ये उसकी विशेषता नहीं है, बाकी की तीनों विशेषताएं हैं। अनुकरण करने की अवस्था होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है, खेलने की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के भी आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र। और ये मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं काफ़ी एंट्रेंस पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन मैं चौथी बार करवा रही हूँ, इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाए हैं। तो किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो ये खेलने की अवस्था किसको कौन सी एज होती है, और एक ये वाली, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 83। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं बार बार, वो मैं आपको बताती रहती हूँ वीडियो में साथ साथ। 84 है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो वो होता है किशोर अवस्था के दौरान, बहुत जटिल होता है और बहुत ही गहन होता है। 85 है, शैशव अवस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। शैशव अवस्था में तो यहाँ पे ये ऑप्शंस गलत ही टाइप किए हुए हैं, तो इसको तो स्किप करते हैं। 86 है, बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं, सबको पता ही होगा। NEP 2020 में बेसिकली फोकस किया गया है हमारी मातृभाषा पे। 87 है, और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि NEP 2020 को अच्छे से, उसके जो बिल्कुल की पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से एंट्रेंस के लिए करके जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, तो उसको अच्छे से करके जाना। और 87 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, आप खुद ही लगा लो, हम सब एक जैसे थोड़ी है ना। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ अलग चीज़ होती है। और आप अपने आसपास भी देखिए, आप किसी में भी आप जैसे हैं शायद सामने वाला ऐसा ना हो, सामने वाला जैसे शायद आप ऐसे ना हो, तो हर कोई अलग होता है। तो ऐसे ही क्लास में अगर 100 बच्चे भी हैं, 40 बच्चे भी हैं, 30 बच्चे भी हैं, तो किसी ना किसी मायने में वो एक दूसरे से अलग होंगे। 88 है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो सबसे सर्वोत्तम है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, गलत है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, गलत है। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, गलत है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। 89 है हमारा, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो सबको पता ही है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा किशोर अवस्था। 90 है, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अगर हम बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझते हैं तो शिक्षक की सहायता होती है किसमें, कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों की रुचि के अनुरूप शिक्षण की रुचि में, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अगर आपको विकास का सिद्धांत पता है कि बच्चे किस लेवल पे किस एज में कितना विकास होता है बच्चों का, तो उससे आपको हेल्प होगी कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली की बच्चा किस किस तरीके से सीख सकता है, आप उसे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास में। दूसरा है, शिक्षार्थियों की रुचि के अनुरूप शिक्षण की रुचि में, ठीक है। तो आप मुझे लगता है, आई थिंक इसका ये दोनों ही आंसर होगा कि हमें बच्चे की रुचि भी पता चलती है कि शिक्षार्थी की रुचि के अनुरूप, लेकिन नहीं, बी नहीं होगा, यही इसका सही आंसर होगा। रुचि तो बच्चे की ना पढ़ने में भी है, अब उसको पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, है ना। तो हाँ ठीक है, ये नहीं होगा, शिक्षार्थियों की रुचि के अनुरूप।
शिक्षण की रुचि, ये नहीं होगा। हम उसको मॉडिफाई एक तरीके से नहीं कर सकते ना प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आजकल तो बच्चे वैसे ही पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। उसके बाद है हमारा 91। बाकी इस क्वेश्चन पे आप अपनी मुझे राय ज़रूर बता सकते हो, क्योंकि देखो मैंने पहले ही कहा था कि सबको सब कुछ नहीं आता है, किसी किसी क्वेश्चंस में मुझे भी डाउट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में थोड़ा सा डाउट है, तो प्लीज़ मेरा ये डाउट क्लियर करें कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 91 है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उनको कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। कितना पुरस्कार दोगे उसको, है ना। कक्षा में मॉनिटर बना देना चाहिए, उन्हें हेडमास्टर बना देना चाहिए। तो प्रोत्साहित करेंगे आप, उन्हें मोटिवेट करेंगे अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें होता क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सारे आंसर सही लगते हैं, बट आपको बेस्ट वाला चुनना होता है, और बेस्ट वाला चुनने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोग सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। तो व्यक्ति की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं, वातावरण, ये सभी मानव के मन को प्रभावित करते हैं। तो ये इनमें से सभी होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत दिया है, तो डी सही हो जाएगा यहाँ पे। 93 है, एक बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह जिज्ञासु है, शरारती नहीं है, असामान्य नहीं है, वह प्रतिभाशाली हो सकता है, बट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो जिज्ञासु है। निम्न में से कौन सा अर्थ आकार बढ़ने से है, आकार बढ़ता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बढ़ता है, तो अभिवृद्धि है, ग्रोथ। डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क है, और फ़र्क ये आपको पता होगा क्योंकि बीएड कर रहे हो, मोस्टली जो बीएड कर रहे हैं वो डीएलएड किया हुआ होगा, मोस्ट ऑफ दी पीपल ने, लोगों ने। ओके 95 है, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है, केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, एंड लास्ट वन इज नीचे से ऊपर की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा केंद्र से सिरों की ओर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए। 96 पे मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। हमारा जो विकास होता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं, तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो विकास की दर में भिन्न होते हैं, ठीक है। सिद्धांत तो सब पे ही वैसे लागू होते हैं एक तरीके से, लेकिन विकास की दर हर किसी में भिन्न होती है। हर बच्चा हर एक एज में नहीं सीख सकता है, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। 98 है यहाँ पे, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो मानव विकास के कुछ सिद्धांत है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है, लेकिन प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे नहीं ही पूछा है आपसे इन्होंने। उसके बाद 99 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली वह प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है कि विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो निरंतरता का सिद्धांत, विकास चलता ही रहता है, कंटिन्यू चलता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि विकास 18 साल तक होता है, 30 साल तक होता है, 95 साल तक होता है, तो विकास कभी ख़त्म नहीं होता है, मरते मरते भी आपका विकास हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद 100 है, क्वेश्चन नंबर 100, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो इसका तो ऑप्शन ए ही जाएगा कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। नहीं पूछा है इन्होंने, कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो डी हमारा सही है। 102 है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बाचक कह रही हूँ बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। तो बालक विद्यालय में, ठीक है, रुचि लेना प्रारंभ करता है। धर्म, मानव शरीर, यौन संबंध, ये तो बात की बात है, तो विद्यालय आएगा इसका सही आंसर। 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। बाल अपराध भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है, कमजोरों को डराने वाला भगोड़ापन, स्वालीनता जो ऑटिज्म है वो नहीं करता, वो एक आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है एक, ठीक है। स्वालीनता नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है वो,
एक तरीके से मनोविकार है, हाँ मनोविकार कह सकते हैं उसको, ठीक है। डिसीज़ बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, सॉरी स्वालीनता, ऑटिज़म, ठीक है। तो बाकी की जो है वो है भावनात्मक बाधा, लेकिन ऑटिज़म नहीं है। और मिस्टर खान, आई थिंक वो मूवी है, माय नेम इज़ खान, हाँ, उसमें जो शाहरुख खान जिस चीज़ से गुजर रहे होते हैं उसी को स्वालीनता, ऑटिज़म होता है उनको। 104 है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं। तो किसे बेहतर मानते हैं यहाँ पे, तो स्वयं द्वारा किया गया अनुभव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो बच्चे अपने ज्ञान का खुद ही निर्माता होता है। 105 है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक, स्थिर, तो गौण है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है गौण मतलब छिपी हुई एक तरीके से आनुवांशिकता को, क्योंकि सामाजिक संरचना तो है वो, लेकिन प्राथमिक नहीं हो सकती है, ठीक है। उसको गौण माना गया है आनुवांशिकता को। उसके बाद 106 है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, 100 शब्द हो जाते हैं। संवेगों की उत्पत्ति संवेग होती है, तो संवेगों की उत्पत्ति संवेग होती है, ये कैसा क्वेश्चन है। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति में होती है, ठीक है। ये है इसका आंसर सही तरीके से। 108 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ ने दिया है, वुडवर्थ ने। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये होता है बाल्यावस्था में, है ना। हम लोग भी शर्माए होंगे अपने बाल्यावस्था में, और गर्व वाली फीलिंग भी आती है जब पेरेंट्स हमारी तारीफ करते हैं एकदम। 110 है हमारा, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। तो मानवीय विकास में जो आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में आपको बताना है कि समुचित है, सही है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर रहती है, जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तन हो सकता है। बी है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। सी है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और डी है हमारा यहाँ पे, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका। ये भारत सरकार कहाँ से आ गया यहाँ पे। तो देखो सिंपल सी बात है, जो हमारी आनुवांशिकता होती है, जो हमें परिवेश मिलता है, हमारा इन्वायरमेंट मिलता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाए कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं जो परिवेश होता है हमारा सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, वो चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आनुवांशिकता ही आपके डेवलपमेंट में भूमिका निभा रही है। परिवेश जो अकॉर्डिंग टू एक स्टेज होती है, तो वो अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आनुवांशिकता ही निभाए ऐसा तो है नहीं। अब जैसे मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो अब आनुवांशिकता का तो सारा रोल नहीं है ना उसके अंदर, है ना। परिवेश का रोल है कि मुझे कैसा इन्वायरमेंट मिला है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक हेरिडिटी ही चल रही है, नहीं, दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है और वो चेंजेबल होता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब है 111 हमारा, कितने क्वेश्चंस रहते हैं, 117, हाँ यही क्वेश्चंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 111। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया कि एक बच्चा वर्ग नहीं बना पा रहा है, तो वो एक हीरे का चित्र बनाने में प्रॉब्लम उसको होगी। तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित, या फिर विकास की प्रक्रिया में एक उत्परिवर्तन, ये प्रक्रिया है। विकास निरंतर यह होता रहता है, तो ये तो एक अलग हो गया। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो टीचर ने जो अनुमान लगाया है वो ये लगाया है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। यानी बच्चा पहले वर्ग सीखेगा तभी तो वो उसको क्रिएट कर पाएगा, बना पाएगा, है ना। एक व्यवस्थित क्रम में होती है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पहले कैसे बताऊं, जैसे विकास मतलब डेवलपमेंट, यानी यार देखो जैसे बच्चा है, अब पहले ही तो ऐसे बोलना नहीं, से पहले माँ पा ना का बोलता है ना, सीधे मम्मी पापा चाचा ताऊ मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, सीधा ये तो नहीं बोलेगा। एक क्रम होता है उसका, है ना। पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, ऐसे होता है। तो ये है।
होप आपको समझ आ गया होगा। 112 है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें सत्य हमारा है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों बच्चे के विकास में 50-50 योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, गलत है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो देखो यार, मैंने जहाँ तक इसको डाइट में पढ़ा है तो इसका ये ऑप्शन सही है, 50-50% का जो वो है योगदान रखते हैं। बाकी इसमें बी ऑप्शन दिया है जो कि मेरी समझ से बाहर है। बाकी आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बैटरी भी गई है। पुरुषोचित या स्त्रीओचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, तो ये नहीं होगा ना, ये तो फिर मतलब किशोरावस्था के लेवल की चीज़ें हो जाती है, ये नहीं आएगा। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो हम जो विकास है, तो विकास है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी का आंसर गलत गया हो, या किसी कुछ मैंने गलत कुछ ऐसी मतलब कुछ नॉलेज है या कुछ ज्ञान मैंने कुछ गलत पहुंचा दिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी चीज़ आप तक गलत ना पहुँचे, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर पहुँच गई है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और बाकी सीखते रहिए और मुझे भी हेल्प कीजिए सीखने में चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 115 है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, तो विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। हाँ, ये तो वही बात होगी ना, जबरदस्ती पौधे में खाद भर दोगे, पूरे ठूस ठूस के पानी दे दोगे, तो ऐसा तो है नहीं वो एकदम ही पेड़ बन जाएगा, है ना। तो सीधा है ये, तो बी इसका सही हो जाएगा। अब है हमारा 116, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास प्रतिमानों के कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, होता है, बोलते नहीं हम लोग, अरे ये बच्चा तो ये बन जाएगा बड़ा हो गया, कुछ कुछ हमें पहले से पता चल जाता है। विकास का उद्देश्य वंशानुपात संभाव्य क्षमता का विकास करना है। हो सकता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरा नहीं होते हैं, तो ये आई थिंक इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि हर अपने उसके खतरे होते हैं। प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन जैसा कि मैंने अभी बताया था तो गलत हो जाएगा, यानी सही है, गलत है फिर भी सही है। अब हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वय संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी का काल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न कालों में खुशी जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। वय संधि काल अगर किसी को पता है तो मैं ये एक सस्पेंस छोड़ रही हूँ, जिसको पता है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताए। एंड जय माता दी अगेन, आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, आपको परेशानियों से लड़ने की शक्ति दे, आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानी ना आए, और आपका अच्छे से एंट्रेंस क्लियर हो, और आपकी अच्छे से बीएड डीएलएड आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, वो सब कुछ आपकी लाइफ में सफल हो जाए। सो आपके ऊपर माता रानी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड इवनिंग, बाय बाय, जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज
दूसरा नवरात्रा है और दूसरे नवरात्रे की भी आपको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। और यहाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज प्लीज़ थोड़ा सा वॉइस को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। तबीयत ठीक नहीं है तो वॉइस में आई थिंक ज़्यादा मैं ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि जैसे ही ये PDF कंप्लीट हो जाएगा सारे क्वेश्चंस का, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो जब सारे पूरे हो जाएंगे देन मैं इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। टेलीग्राम का नाम है टीचिंग बाय ज्योति मैम, आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश वाले प्लीज़ आप लोग इंग्लिश रीड कर लेना, मैं यहाँ पे हिंदी में बेसिकली करा रही हूँ। निम्न में से कौन सी विशेषता एक शिक्षक से कम संबंधित है? इन्होंने कहा है कम संबंधित है, तो प्रभावकारी उसका शाब्दिक संप्रेषण होना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ उसका अच्छा संबंध होना चाहिए, विषय वस्तु पर उसका अधिकार होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक नेताओं से आदर, ये संबंध तो है कि होना चाहिए, बट सबसे कम पूछा है तो ये इतना मैटर नहीं करता है, संबंध तो होगा लेकिन कम संबंध होगा टीचर का। तो डी जो 3 ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु है? हमारी जो शिक्षण प्रणाली है उसका केंद्र बिंदु विद्यार्थी ही है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्राणी सिर, हृदय तथा हाथ द्वारा विकसित होता है, यह दर्शन था पेस्टोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यार्थियों का विश्वास जीतने के लिए शिक्षक को उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? नॉट माता, नॉट शिक्षक, नॉट पिता, एक मित्र की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह व्यवहार करना चाहिए ताकि आप बच्चे का दिल जीत सकें। और आपने भी नोटिस किया होगा कि जो टीचर आपके साथ फैमिलियर रहे हैं, एक मित्र की तरह रहे हैं, आप शायद उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय कोई एक टीचर की तरह आपके साथ ट्रीट किया हो किसी ने। तो ये चीज़ आप कुछ चीज़ें आप पेडागोजी में, टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आपको सही आंसर फाइंड आउट करना है तो वो चीज़ें आप अपने बचपन में जाके उस चीज़ को कोरिलेट करके सही आंसर का पता लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? तो आप शिक्षक बनना चाहते हैं समय गुजारने के लिए, वेतन प्राप्त करने के लिए, तुम्हारा मित्र एक शिक्षक है इसलिए, या फिर तुम पढ़ाना पसंद करते हो तथा विद्यार्थियों के साथ क्रियात्मक अंतःक्रिया का आनंद आपको मिलता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी तो इन चारों में से अलग अलग होगा पॉइंट कि हाँ हमें इसलिए टीचर बनना है, अलग अलग तरीके हैं, बट अगर आइडियली आप जाओ तो आंसर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आपकी क्लास में बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं तो संस्कृति के कारण छात्रों के वर्तमान दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए शांत रहेंगे। देखो बिल्कुल भी उन्हें इग्नोर नहीं करना है, चाहे कोई भी रीज़न हो। देखो, और यहाँ पर है कि शिक्षण की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे स्कूल में आए, ये एक तरीके से सही भी है। कारणों को जानेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। और 4th है, उनकी अनुपस्थिति के कारण छात्रों को दोषारोपण करेंगे। आप छात्रों को कुछ नहीं कहेंगे, तुम तो लेट आते हो, तुम तो जल्दी नहीं आते, तुम तो आते ही नहीं हो, तुम तो बहुत छुट्टी करते हो, तो ये सब बच्चों के साथ यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन शिक्षण की कुछ रुचिकर विधियाँ भी तभी अपनाओगे ना जब आपको पता चलेगा। तो वो कैसे पता चलेगा? कारण के थ्रू। तो यानी जो फर्स्ट वाला है उसमें सेकंड वाला भी समाया हुआ है, तो इस वजह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम रखी जा रही है टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में तो आप सबसे पहले कारण जानेंगे, क्योंकि जब तक आप उसको पता नहीं करेंगे कि वो चीज़ क्यों है तब तक आप किस तरीके से उस पर काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदर्श शिक्षक वह है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करता है, छात्रों की सीखने में सहायता करता है, अनुशासन प्रिय होता है और मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक होता है। ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा है आइडियल टीचर कौन सा है। तो अब यहाँ पे आपको थर्ड और सेकंड में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि छात्रों की सीखने में सहायता करता है या फिर मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक होता है। तो यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर वो एक मित्र है तो ऑब्वियस सी बात है वो छात्रों को सीखने में सहायता करेगा। दार्शनिक है तो बच्चों को अच्छे से समझेगा, एक मार्गदर्शक है। तो थर्ड वाले में सेकेंड वाला समाया हुआ है, तो इस वजह से हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर करती है।
बालकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर, अध्यापकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर, अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पर, तो तीनों पर ही, और तीनों ही क्या है, मानव है, तो अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने पर। तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। माना कि बालक हमारे एजुकेशन सिस्टम का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि हर चीज़ में बच्चे को सेंटर में रखना है, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ वाले में, क्योंकि मानव ही है, बालक भी मानव है, अध्यापक भी मानव है, क्योंकि टीचर के साथ ही, बच्चों के साथ ही, पेरेंट्स के साथ ही अगर प्रिंसिपल का अच्छा रिलेशन होगा, उसकी जो मतलब कुशलता निर्भर करेगी कि उनके संबंध अच्छे कितने हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों के साथ अच्छा है और पेरेंट्स से बातें नहीं कर रहा है, तो ठीक है ना, तो इतना सिंपल सा है, तो फोर्थ वाला इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में उच्च शिक्षा का दायित्व MHRD पर है। ठीक है, MHRD के प्रेजेंट में कौन है मंत्री, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, अपना रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, और इसी टाइप की रीजनिंग आती है, तो आप लोग इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। मैं कल या परसों तक जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन कराऊँगी। अभी मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बोल पाने की हिम्मत है नहीं मुझ में। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 21। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो NCTE है, जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त मिलती है आपके जो टीचिंग एजुकेशन के जो भी डिग्री है, डिप्लोमा है, लाइक DLED हो गया, BTC BEd वगैरह, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वो हुई थी 1995 में, और ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसे याद करेंगे। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। मिड डे मील स्कीम जो है वो प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 1995 को। कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को। 1995 मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन आपको इसकी डेट भी याद रखनी है ना, कि यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, तो क्या है ये सभी को पता होगा। तो इसका है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। तो नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। हिंदी में है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। 24 है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो समीक्षा नीति थी 1990 की, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आचार्य राममूर्ति। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके 54 हैं अभी इन प्रेजेंट में, तो इनमें से ये 45 से अधिक है 54, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नया मिलेनियम पाठ्यक्रम 2000 किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये NCERT, ठीक है, इसके द्वारा ये लागू किया गया था। उसके बाद आपसे पूछा गया है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, इसको कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 1994 में। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी, ये क्वेश्चन एंट्रेंस में इतनी बार पूछा जाता है, मैं क्या ही बताऊँ, इसलिए मैं बार बार पूछा जाता है, मैं बार बार आपको कहती हूँ कि प्लीज़ इसको अच्छे से रट लो। तो सितंबर 1995 में, और इसकी मैं डेट भी बता दूँ इग्नू, तो ये हमारी हुई थी 20 सितंबर 1995 में, 85 है, मैं 1 मिनट भूल गई, ये रहा 1985 में इसकी स्थापना हुई थी इग्नू की, और डेट है इसकी 20 सितंबर 1985। कितनी है? 20 सितंबर 1985। और 29 वाला क्वेश्चन है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड आज का हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, गतिरोधक विद्यालय की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी? द कॉन्सेप्ट आइडिया ऑफ पेज सेटिंग स्कूल वॉज फर्स्ट गिवन बाय, तो ये जो प्रस्तुत किया था वो किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। एंड नेक्स्ट हमारा जो है GK वगैरह के क्वेश्चंस हैं, तो डेली ही मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी, और शॉर्ट वीडियोस लाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाती हैं। एंड संडे को एक मैराथन क्लास टाइप में कुछ अपलोड कर दूंगी, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। एंड होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशन कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हिंदी के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं।
पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको बताना है कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कबीर का अर्थ होता है, क्या होता है कबीर का अर्थ? तो कबीर का अर्थ यहाँ पर होता है महान। अगला प्रश्न है आपका, किताब किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। तो किताब आपका अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निकेतन का पर्यायवाची शब्द है। निकेतन का पर्यायवाची शब्द हमारा घर होता है। यहाँ पर विदेश का मतलब आपको पता ही है। और शस्त्र और असी मतलब होता है तलवार, और शस्त्र मतलब हथियार होते हैं। और यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है अस्त्र और शस्त्र में। तो जो शस्त्र होते हैं हमारे वो हथियार होते हैं, और जो हमारे अस्त्र होते हैं वो भी हथियार होते हैं। फ़र्क इतना होता है, जो अस्त्र होते हैं वो फेंक कर चलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे वो जो विष्णु जी का चक्र था फेंक कर चलाए, जैसे भाला हो गया फेंक कर चलाए जाते हैं, उनको अस्त्र बोलते हैं, ठीक है। और बाकी शस्त्र की श्रेणी में आएंगे। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है। तो ये ब्रज भाषा की रचना है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटियाँ गिनती से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो गिनती का जो समास है वो हमारा आता है द्विगु समास में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ग से गिनती, ठीक है। द्विगु यानी जो गिनती वाले आएंगे, ठीक है। तो द्विगु समास इसका आ जाएगा। रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड है। अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य मतलब कि करना ही करना है, तो आवश्यक, ज़रूरी, और ये हमारा हो गया कि हाँ कंपल्सरी है। अनैच्छिक मतलब होता है कि मतलब मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। और ऐच्छिक है भाई करो नहीं करो आपकी मर्जी है, इच्छा है आपकी, ठीक है। तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा ऐच्छिक हो जाएगा, कि ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है तो करो, आपकी मर्जी नहीं है तो मत करो, ठीक है। वैकल्पिक एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल बोलते हैं। आप में से कितने लोग वाचाल हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 89 है। शुद्ध शब्द है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें उज्ज्वल में 2 बार आधा ज आता है, तो आप इसको रट लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अचरज का तत्सम रूप है। तो तत्सम सभी को पता होगा, जो एज इट इज़ संस्कृत में यूज़ किए जाते हैं। एज इट इज़ वो मतलब हिंदी में भी यूज़ किए जाते हैं। जो संस्कृत का रूप होता है उसको हम तत्सम बोलते हैं, समान, ठीक है। तो अचरज का तत्सम रूप है, ये तद्भव रूप है, मतलब चेंज होके यूज़ हो रहा है अचरज। तो इसका तत्सम जो रूप है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा आश्चर्य। उपसर्ग रहित शब्द है। अति, जमा, अधिक, अत्यधिक बन जाएगा, यानी इसमें उपसर्ग लगा है। उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हैं, ठीक है। और इसका सही आंसर सुरेश है। सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। बाकी सुयोग का देख लेते हैं, सु जमा योग, और इस तरीके से वी जमा देश। तो इन तीनों में उपसर्ग है, लेकिन सुरेश में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 92 पे चले तो तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द आपका है यात्री। यात्री शब्द है वो यात्रा से बना है, और यात्रा शब्द का तत्सम रूप होता है भ्रमण। संस्कृत में भ्रमण बोलते हैं, तो यात्री यहाँ पे तद्भव रूप हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मार्ग और अजीर्ण और पथिक का मतलब हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पथिक मतलब होता है राही, ठीक है। मार्ग मतलब रास्ता। ये मार्ग वही इसी तरीके से सिमिलर कुछ। उसके बाद अजीर्ण मतलब यहाँ पर है आपका बदहजमी, ठीक है। मुँह की खाना, इसका मतलब होता है पराजित होना या फिर बुरी तरह हार जाना। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बोला गया है, राजभाषा बोला गया है। अनुच्छेद 343(1) के अकॉर्डिंग जो हिंदी है हमारी वो राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर, अध्यक्ष का सही संधि विच्छेद है। चारों ही ऑप्शन गलत है। अध्यक्ष का संधि विच्छेद होता है अधि जमा अक्ष, अधिअक्ष, ठीक है। उसके बाद सही शब्द है, तो सही शब्द हमारा अनाधिकार है, बाकी सारे गलत हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? कांता, प्रिया, पत्नी। पत्नी को ही बोला जाता है, अर्धांगिनी को बोला जाता है, लेकिन कांति एक नाम है, और जो कि गलत लिखा हुआ है, गलत मिसप्रिंट हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, निम्नलिखित में से पुल्लिंग है। देखो, हवा बह रही है, शिक्षा मिलती है, मुर्गी कुकड़ुकू बोलती है, ठीक है। नहीं, मुर्गा बोलता है, मुर्गी भी बोलती होगी साथ में, ठीक है। या मुर्गी चल रही है, इस तरीके से बोल सकते हो। दही जम गई है, गलत है। दही खट्टी है, गलत है। दही खट्टा है, दही जम गया है, दही मीठा है, ठीक है। कुछ भी
तो दही हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसको याद कर लो। मुझे भी नहीं पता था आज से 4 साल पहले, और जिस टाइम मैं तैयारी कर रही थी, जब तैयारी करते करते मुझे पता चला, आज से 4 साल पहले मुझे पता चला था कि दही पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो कुछ चीज़ ऐसी होती है, आप रट्टे मार लो तो ही सही है, क्योंकि हम उसको डेली लाइफ में उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शौर सैनी। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो बूढ़े श्याम रंग ज्यों त्यों ज्यों उज्जवल होए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार हमारा विरोधाभासी है, क्योंकि यहाँ पर विरोधाभास है, मतलब कि जैसे जैसे बुजुर्ग हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उज्जवल हो रहे हैं वैसे, लेकिन हमको तो पता है ना जैसे जब हम बूढ़े होते हैं तो हम क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो विरोधाभासी बातें हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आप बूढ़े भी हो रहे हैं और उज्जवल भी हो रहे हैं, इस तरीके से। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर हमारे जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 36 से 55। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 की बात करें तो यहाँ पे जो सीरीज़ दी हुई है AZ, X6, CX और EV, तो यहाँ पे आप इसको अगर एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि A का ऑपोजिट Z है, C का ऑपोजिट X है और E का ऑपोजिट V है। तो आप इसको देखो, जो ट्रिक होती है वो होती है हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि ये इसका ऑपोजिट है तो आप लोग क्या करेंगे, 27 अल्फ़ाबेट मानेंगे फॉर एग्जांपल। और आप जैसे Z है, Z को माइनस कर देंगे, Z को माइनस कर दो या इसको माइनस कर दो, किसी को भी माइनस कर दो, ऑपोजिट आ जाएगा। अगर आपने Z को माइनस किया, Z हमारा 26 नंबर पे होता है, तो Z को माइनस करेंगे तो सिंपली 1 आ जाएगा और 1 नंबर पे हमारा A होता है। ठीक इसी तरीके से आप C है, 3 को माइनस करके देखिए, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 7 में से आ गया 4 और ये 2 और 24 नंबर पे हमारा X आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये इसका ऑपोजिट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ऑपोजिट चल रहा है तो यहाँ पे सिंपली सारे करके नहीं दिखा रही हूँ, ट्रिक बता दिया आपको मैंने। यहाँ पे C इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल T 20 नंबर पे आता है और 27 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो 7 बचा, तो 7 इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि G हमारा 7 नंबर पे आता है। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये नंबर सीरीज़ है और हमें इसे सही आंसर फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क के बदले। तो यहाँ पे देखो, 3 से 5 पे जब आप जाओगे तो 2 का गैप है, 5 से 4 पे जाओगे 9 पे जाओगे 4 का गैप है, 9 से 5 पे जाओगे तो 6 का गैप है। ठीक है, 2 का गैप मतलब 2 का टेबल चल रहा है। 15 से 23 पे जाओगे तो कितना, 8 का गैप है। और जब आप 23 से इस पे जाओगे तो कितने का गैप आ जाएगा, 10 का गैप आ जाएगा। और 23 से जब 10 का गैप आएगा तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 33। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, 33। ठीक है, 2 का गैप आ रहा है, सिंपली आप इसको, और प्लीज़ वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता, अगर आप इसको सॉल्व करके नहीं देख रहे हैं तो साथ साथ इसको सॉल्व कीजिए। और अगर आपका आंसर नहीं आ पा रहा है तो आप वीडियो को आगे ऐसे करते हुए देखिए, क्योंकि मैं भी जैसे रीजनिंग, मुझे भी किसी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो मैं सिंपली वीडियो ऑन करती हूँ और पहले खुद सॉल्व करके देखती हूँ, और नहीं निकल रहा होता है तब मैं उस वीडियो को आगे फिर कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो यही मैं तरीका आपको बताऊँगी, बाकी सबकी अपनी मर्जी है। ओके, आगे है, आपको इनमें से डिफरेंट बताना है, ऑड वन आउट करना है। तो देखो, रूट, ब्रांच, फ्लावर, ये सब पार्ट हैं ट्री के, तो ट्री इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे इसके पार्ट्स हैं ट्री के, तो ट्री इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक आदमी है वो 100 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है, ये एक आदमी है और ये 100 किलोमीटर साउथ की तरफ चला। ठीक है, उसके बाद वो फिर से राइट की तरफ, अब देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि राइट तो इस साइड है, जबकि गलत है। क्यों? क्योंकि राइट अगर आप इस साइड नीचे की तरफ, आप खुद को कभी भी ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो अपने आप को रख के देखो उस जगह कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपका राइट कौन सा होगा, तो आपका राइट ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट मुड़ा, यहाँ पे वो 100 किलोमीटर चला, उसके बाद वो फिर से राइट हुआ। अब राइट आप ऐसे चल रहे हैं तो राइट आपका ये हो जाएगा, तो राइट में वो 50 चला। ठीक है, तो 50, 100 तो इतना बड़ा था यहाँ तक लंबा रास्ता, 50 इसका हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर दो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अभी कौन सी डायरेक्शन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। अब देखो, यहाँ पर साउथ हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा साउथ हो गया और ये हमारा क्या था, नॉर्थ था। ठीक है, जहाँ से वो चला था साउथ की तरफ। अब यहाँ पे नॉर्थ तो होगा नहीं, ईस्ट होगा नहीं, ईस्ट हमारा इस साइड पड़ेगा तो होगा नहीं,
नॉर्थ ईस्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि ईस्ट हमारा पड़ नहीं रहा, तो ये हमारा साउथ वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, वेस्ट साइड है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम यहाँ बात करते हैं, ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 40 है यहाँ पे, पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेड, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन। उस लड़के ने बोला कि वो जो लड़की औरत है वो मेरी ग्रैंड मदर का जो बेटा है, एक ही बेटा है मेरी ग्रैंड मदर का। सिंपली यहाँ पे आप लगाओ, एक लड़का है, उसकी दादी का एक ही बेटा, यानी कि उसकी दादी का एक ही बेटा यानी उसका पापा हो गया। ठीक है, और उन्होंने बोला है वो उसका वो मतलब जो डॉटर, एक सेकेंड मैं खुद कन्फ्यूज हो रही हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर है कि द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली सन। तो इन्होंने बोला है कि ये जो लड़की है फोटो में, ये जो वुमेन है, ये मेरे दादी की इकलौते बेटे की लड़की है, यानी अगर दादी का इकलौता बेटा यानी उस लड़के का पापा हो गया, और वो लड़की उसकी बेटी है यानी वो लड़की उसकी क्या हो गई, बहन हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, हाउ द वुमन रिलेटेड टू द मैन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सिस्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ सीक्वेंस इन विच दे अक्योर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको आपको थर्ड प्लेस वाला बताना है। तो यहाँ पे देखो, ओरिज एन ए तक सारे सेम है। ठीक है, एन ए तक सारे सेम है। तो उसके बाद यहाँ पर है टी, एल 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 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे टी वाला तो बाद में ही आएगा सबसे, तो ये तो 4th नंबर पे आ जाएगा, तो इसको तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। उसके बाद हमारे ये 3 ऑप्शन बचे, हमें 3rd नंबर वाला बताना है, और 3rd नंबर के लिए पहले हमें 1st 2nd निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको देखो ओरिजिनल एल आ गया, यहाँ पर भी एल है। ठीक है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो हमारा ये 1st नंबर पे आ गया। अब यहाँ पर ओरिजिनलिटी और ओरिजिनली, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे देखो ओरिजिनलिटी और ओरिजिनली। ठीक है, तो एल तक तो दोनों ही सेम है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, 2 एल तक सेम है। उसके बाद एल के बाद यहाँ पे तो आई लग रहा है और यहाँ पर एल लग रहा है। अब आई पहले आता है या एल पहले आता है, आप ये बताओ। आई 9 नंबर पे है और एल हमारा आता है 12 नंबर पे, तो आई हमारा आता है पहले, तो यह हमारा 2 नंबर पे हो गया। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 3rd नंबर पे कौन सा आएगा, तो 3rd नंबर पे आपका ओरिजिनली आपका 3rd नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कर ही लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे व्हेन वाज संडे बी। इन्होंने पूछा है कि अगर यस्टरडे वाज इफ़ अ डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, कि मतलब कि परसों से, ठीक है, परसों से पहला दिन थर्सडे था, एक दिन पहले। ठीक है, परसों से पहला दिन थर्सडे था, यानी थर्सडे के बाद हो गया फ्राइडे और परसों हमारा क्या हो गया, सैटरडे। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि संडे कब होगा, तो संडे टुमारो होगा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, राम रैंक्ड 8 फ्रॉम द टॉप एंड 37 फ्रॉम द बॉटम। राम है ऊपर से 8वें नंबर पर रैंक है और नीचे से 37वें नंबर पर रैंक है। अब ये देखो, यहाँ पर वो 37 और 38, 37 और 8 को आप लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 कितना होता है, 15, हासिल 1 4, 45। ठीक है, लेकिन 8 और 37 ये 2 जगह तो होगा नहीं, मतलब एक ही जगह इनकी रैंक वो हो रही होगी ना, मतलब ऊपर से 8वें नंबर पे, नीचे से 37वें नंबर पे, तो हमें एक को माइनस करना पड़ेगा। 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे 44 सही आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आप यहाँ से ऊपर से तो आप 10वें नंबर पे खड़े हैं, नीचे से आप 5वें नंबर पे हैं, तो या तो आप ऊपर से काउंट होंगे या आप नीचे से काउंट होंगे, है ना। ठीक है ना, तो वहाँ से फिर 1 आपको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 44। फाइंड द मिसिंग नंबर। 5 दिया, 15, 15 और 4 19, 7 पंजे 35, 35 और 6 कितना होता है, 35 और 6 हमारा होता है 41। उसके बाद 6 चौक 24, 24 और 5 29। ठीक है, हो गया, बहुत इजी है। उसके बाद है लिजार्ड, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स। लिजार्ड, क्रोकोडाइल, ये रेंगने वाले हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, हमारी वो है, पशु हैं, पशु नहीं, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, सरीसृप हैं। तो रेप्टाइल्स मतलब होता है जो रेंगते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही, तो इसका सही वेन ग्राम बनेगा ये कि ये रेप्टाइल को शो कर रहा है बड़ा वाला सर्कल, और इसके अंदर लिजार्ड भी आएगा और हमारा क्रोकोडाइल भी आएगा।
और क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका मैं सही आंसर बता देती हूँ। ये मुझे सॉल्व करना नहीं आ रहा है, इवन मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, तो जहाँ मुझे नहीं आता है मैं बता देती हूँ। तो ये 46 वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा है, यही एक क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आया, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, और 4 कंक्लूजन है। अब आपको बताना है क्या सही है। तो यहाँ पे हमें ये वेन वो बनाना पड़ेगा, इसको तभी सॉल्व होगा। तो पहली जो है, इन्होंने बोला है कि सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स। देखो सम क्यूब्स, जो सम क्यूब्स है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये बीच में जो खाली जगह दिख रही है, ये हमारा जो हम सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, तो ये हमारा स्क्वायर को दर्शा रहा है, ये हमारा क्यूब को दर्शा रहा है, ठीक है। तो बीच में जो है ये हमारे कुछ क्यूब्स हैं, ठीक है, सम क्यूब्स हैं जो कि स्क्वायर्स हैं। अब उसके बाद स्टेटमेंट 2 है ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल। अब देखो ऑल स्क्वायर्स, सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, और उसके बाद है ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल। एक सेकेंड, सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, ठीक है। तो हाँ एक सेकेंड, सम क्यूब्स आर स्क्वायर्स, ठीक है, ये क्यूब्स हैं और ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल। तो ये सारे स्क्वायर्स हैं, ये सब क्या है, ये सब है हमारे सर्कल हैं, ठीक है, और ये क्यूब हमारे अलग है। अब इन्होंने स्टेटमेंट पूछी है ऑल क्यूब्स आर सर्कल। अब यहाँ पे देखो ऑल क्यूब सर्कल कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आधे हैं, है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। उसके बोला है सम सर्कल्स आर क्यूब। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि सम सर्कल्स आर क्यूब, तो सर्कल हमारे कौन से थे। देखो अगर ऑल स्क्वायर्स हमारे इन्होंने बोले हैं कि ऑल स्क्वायर्स हमारे क्या है, सर्कल हैं, ठीक है, तो सम सर्कल्स आर क्यूब, क्यूब भी हो जाएंगे क्योंकि हमारे जो सम स्क्वायर्स हैं वो क्यूब हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन हमारा जो स्टेटमेंट है सही है। उसके बाद है सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स। तो सम सर्कल्स हैं वो स्क्वायर भी हैं, क्योंकि अगर सारे जो स्क्वायर्स हैं वो सर्कल है तो सम सर्कल स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है। तो 3rd ऑप्शन भी सही है, ऑल स्क्वायर्स आर क्यूब। तो ऑल स्क्वायर हमारे क्यूब नहीं है क्योंकि थोड़े से ही क्यूब है, तो 4th ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओनली कंक्लूजन 2 and 3 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। देखो सिंपल सा है, प्रिंसिपल से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, इसका सीधा सा आंसर है पी। प्रिंसिपल में पी है, एल है, ए है प्रिंसिपल में, ए भी है, आई है प्रिंसिपल में है, एन है प्रिंसिपल में, प्लेन बनाया जा सकता है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे प्राइस बना के देखो, पी है, यहाँ पे आर है, आई है, सी है, ई दिख रहा है कहीं यहाँ पे आपको प्रिंसिपल में कहीं भी आपको ई नहीं दिख रहा है, तो प्राइस इन शब्दों को इस्तेमाल करके आपका नहीं बनाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइस, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये डिवाइड का सम साइन नहीं दिख रहा है, बट जहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है वहाँ मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसका जो आंसर है वो 15 आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर है प्लस का मतलब है गुणा, और उसके बाद माइनस का मतलब है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड है। उसके बाद हमारा गुणा मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस, और डिवाइड का मतलब है यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10 × 18, यानी 10 × का मतलब क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा 18। उसके बाद -9, यानी यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9। और उसके बाद इन्होंने बोला है +3, और प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 3, और डिवाइड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हमारा हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, सही आंसर इसका 15 आएगा। तो अब सबसे पहले एक बॉडमॉस वाला नियम यहाँ पे जो है लागू होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 10 + 18 18 नहीं, यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो 9 कम 9 9 तो नहीं 18, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई और 3 - 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाला सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 प्लस में 3 2 कितना होता है 6 -1। अब उसके बाद आप लोग माइनस वाला सेक्शन पहले कर लो, तो 10 प्लस में 6 - 1 5, तो 10 + 5 अब जब आप करोगे तो आपका 15 सही आंसर हो जाएगा। और होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। यहाँ पर बोला गया है अगर एक आदमी
60 किलोमीटर 4 दिन में चलता है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक दिन का आपका आ जाएगा, एक दिन में वो 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 105 किलोमीटर वो कितने दिन में चलेगा। तो 15 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आपका सही आंसर आ जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि वो 7 दिन में 105 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, एक कोड है यहाँ पे, हेड का कोड ये है, राइट का कोड ये है और बैक का कोड ये है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेड का कोड निकालना है। अब ग्रेड का सिंपली कोड निकालो। आप यहाँ पे ये देखो ग्रेड का जी, यहाँ पे जी का कोड क्या है, तो जी का कोड हमारा है 7। ठीक है, तो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं सारे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर, तो आर का कोड हमारा यहाँ पे है, आर का कोड है 3। ठीक है, तो 7 के बाद 3 आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए। अब ये दोनों में से आंसर होगा आपका। उसके बाद ए का कोड क्या है हमारा यहाँ पे, ए का कोड है हमारा यहाँ पे 4। तो 4 देखो किस में है, 3rd नंबर पे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, अपना टाइम बचाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, विच नंबर हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज द गिवन नंबर। ये सारे नंबर है 7 से डिवाइड हो रहे हैं और 161 भी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 सही आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसे करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 53 है, 19 में से 11 गए 8 बचे, 15 में से 9 गए 6 बचे और उसके बाद 25 में से 16 गए 9 बचे। ठीक है, तो आपका ये सॉरी आई थिंक मैंने गड़बड़ बोल दिया है, एक सेकंड रुकना। 19 में से 8 गए 11 बचे, 15 में से 6 गए 9 बचे और 25 में से 9 गए तो 16 बचे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। ये जो पूरा टोटल डिजिट है ये आपकी डिवाइड हो जाएगी 8 से, तो यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, जो 5 के बाद x है यहाँ पे पुट करके देख लो वैल्यू कि 5 के बाद अगर 2 पुट करोगे वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, नो। 5 के बाद 8 करोगे, नो। 5 के बाद 4, तो 56 आता है 8 के टेबल में, तो यानी 6 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, कौन सा अलग है, कौन सा अलग है भाई, लीवर, किडनी, लंग, हेड। तो ये इंटरनल बॉडी पार्ट हमारा, तो हेड सबसे हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सक्षम रही हूँ। और रीजनिंग के आप लोग कह रहे थे कि मैम प्लीज़ रीजनिंग के क्वेश्चन कराइए, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हियर। और आज की वीडियो में हम लोग 120 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके जीएस का पार्ट है। और इसमें जो है आपके हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हैं, बट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जैसे ही हमारा जो पूरा पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगी। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टीचिंग बाय ज्योति मैम, आप लोग सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत में इंग्लिश वाले इंग्लिश में प्लीज़ रीड कर लेना, मैं यहाँ हिंदी में रीड कर रही हूँ। भारत में पहले तेल क्षेत्र का नाम क्या है, तो डिगबोई जो कि असम में है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कितने बाघ संरक्षण है, तो 54 है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो 54 इसका सही आंसर है। मेधा पाटकर एक पर्यावरणविद है। और कौन सा गन्ना उत्पादक नहीं है, इन्होंने नहीं पूछा है, तो मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादक नहीं है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा गन्ना उत्पादक राज्य हमारे हैं। पोंगल कहाँ का त्यौहार है, ये आपको बताना है, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, सिंडिकेट बैंक है, विजया बैंक है, लेकिन ICICI बैंक नहीं है, नहीं इन्होंने पूछा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सार्क का सदस्य नहीं है, इन्होंने नहीं पूछा हुआ है कि सार्क का सदस्य नहीं है, तो भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, लेकिन म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंची इमारत किस देश में है, तो सबको पता ही है कहाँ है, दुबई में, बुर्ज खलीफा। उसके बाद राज तरंगिणी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है, तो राज तरंगिणी कल्हण ने लिखी है। उसके बाद अगला प्रश्न, विश्व में कौन सा सबसे बड़ा टापू है, ये आपको बताना है, तो ग्रीनलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो ग्रह में से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो बुध इसका सही आंसर है, मरकरी। 13th है हमारा, इंग्लैंड की मुद्रा है, इंग्लैंड की मुद्रा आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पे पाउंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है हमारा लुधियाना।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भूभाग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, तो सबको पता ही है भारत का स्थान 7वां है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया गया है, तो इसमें 18 आंसर है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो 18 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे ऑस्कर अवार्ड मिला, ये आपको बताना है, तो AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय इसका सही उत्तर है। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में। प्रश्न संख्या 20 है, संत कबीर शिष्य थे, तो जो संत कबीर थे वो किसके शिष्य थे, ये आपको बताना है, तो वो रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो था, तो पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था। तुलसीदास किसके शासनकाल में हुए, ये आपको बताना है, तो तुलसीदास अकबर के शासनकाल में हुए थे। सांची स्तूप, जो सांची का स्तूप है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो बुद्ध स्तूप के लिए सबको पता ही होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पर मतलब स्थित है, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, और पहले भी कई बार मैं पूछ चुकी हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, तो कोणार्क में है। 25 है, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका उत्तर भी सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है, तो विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 27 है, समानता ढूंढनी है आपको, एनालॉजी है, समाचार पत्र संपादक, फिल्म का क्या हो जाएगा यहाँ पे, निर्देशक। उसके बाद अगला प्रश्न है, नाव, पतवार, साइकिल, पैडल, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे -12 12 12 हो रहा है, ये जो सीरीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप करते हो तो यहाँ पे 18 इसका आंसर आ जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो। अगला प्रश्न है 30, जो काजीरंगा है तो सबको पता ही होगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आसाम में है। चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद में है, इसका उत्तर भी सबको पता होगा। उसके बाद है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है, तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। 33 है, नेपा नगर किस लिए जाना जाता है, तो नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है, तो 4th इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, तो यहाँ पे सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर 22 आ जाएगा। बहुत ही इजी सीरीज़ है, इसको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सेम ये सीरीज़ है और बहुत इजी है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जो आंसर है इसका 60 सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बौद्ध धर्म का पूजनीय है, तो पीपल का वृक्ष इसका सही उत्तर है। 37 है, कामरूप का वर्तमान नाम है, तो कामरूप का वर्तमान नाम असम है, यानी असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। रंगभूमि के लेखक है, तो रंगभूमि के लेखक हैं प्रेमचंद जी। 39 है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में एक साथ आए, तो लखनऊ अधिवेशन में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला है। विदर्भ किस राज्य में है, तो विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र में है। और इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपको आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपको बताना है। तो कामयानी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने, चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और ट्रेन टू पाकिस्तान RK नारायण ने नहीं लिखी है, ये खुशवंत सिंह जी ने लिखी है, तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। लज्जा किताब की लेखिका तस्लीमा नसरीन कहाँ की नागरिक है, तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो पंजाब में गेहूं होता है, असम में चाय का उत्पादन होता है, कर्नाटक में कॉफ़ी होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, ये गलत है, तो 4th हमारा सही हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड हमारा दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। अगर किसी कारणवश किसी गलती से मैंने किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हो। गुलिवर ट्रेवल्स के रचयिता कौन है, तो जोनाथन स्विफ्ट इसका सही आंसर है। 47 है, उस्ताद अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सरोद इसका सही आंसर है। कथक किस राज्य का नृत्य है, तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। द वेस्टलैंड किसने लिखा, द वेस्टलैंड लिखी है T.S. एलियट ने, ये पूछा जाता है कई बार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कौन संबंधित है, तो सेंसेक्स इसका सही उत्तर है। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कितने वर्षों तक रहे, तो 23 वर्षों तक, इसका जो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 2010 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो ऑप्शन में उनका नाम नहीं है, तो लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा अभी प्रेजेंट में कौन है, अगर किसी को पता तो कमेंट करके बताएं, लूला डी सिल्वा को दिया गया था। 53 है, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, तो अभिनव बिंद्रा जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है।
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है ये आपको बताना है। तो ये एक समाचार कार्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, इन्होंने नहीं पूछा है। तो एनटीपीसी है, BHEL है, नाल्को है, लेकिन टिस्को नहीं है। इनकी फुल फॉर्म अगर आप याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक चिन्ह ऊर्जा का है, तो आपको ये बताना है। तो ऊर्जा का कौन सा प्रमाणिक चिन्ह है, तो BEE इसका सही आंसर है। और कोशिश कीजिएगा अगर आप इनकी फुल फॉर्म याद कर लेते हैं तो। निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत जिसे पुनर्नवीकरण नहीं हो पाता है, ज्वार इसका सही उत्तर है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान स्थित है, तो ये हमारा है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 59 है, माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ किसने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। और ये एंट्रेंस में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का निर्देशक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। डैनी बॉयल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शहर सिल्क के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो बैंगलोर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। किस देश की विधायिका के 2 सदन हैं, तो इसका कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 250 है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का नेता था, कौन था भाई, मोतीलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है, तो मुंबई राजधानी इसका सही उत्तर है। थाईलैंड का प्राचीन नाम था, तो थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम था। 67 है, यूरोपीय व्यवसायियों में सबसे पहले भारत कौन आया, पुर्तगाली इसका सही उत्तर है। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में लागू हुआ था। ब्रिटिश शासन ने बंगाल का बंटवारा कब किया, इसका उत्तर सबको पता होगा और ये पूछा भी जाता है, तो 1905 इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन है, तो सबको पता होगा इसका आंसर 8वीं अनुसूची में। सत्य प्रकाश किसने लिखी है, ये क्वेश्चन भी सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है ये कई बार पूछा जाता है, तो स्वामी दयानंद इसका सही उत्तर है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है और सबको पता भी होगा इसका आंसर। भारत में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक मसाले केरल, सबको पता ही है। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ, ये आपको बताना है, तो मेरठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर। पायरिया किसकी बीमारी है, तो मसूड़ों की, ये सबको पता ही है। फूड इज़ नॉर्मली डाइजेस्टेड इन, जो भोजन सामान्यतः पचता है, तो कहाँ पचता है हमारा, वो छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों के लिए अच्छा है, तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसुओं को प्रभावित करती है, तो लेक राइमल इसका सही उत्तर है। 81 है, शारीरिक प्रतिरोधक एंटीबायोटिक्स जो हमारे शरीर की रक्षा में भाग लेता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है विटामिन। निम्नलिखित में से कौन पौधों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करता है, तो इकोलॉजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिनेसेंस शब्द का मतलब क्या है। रिनेसेंस शब्द का मतलब है पुनर्जागरण, और ये कई बार पूछा भी जाता है। यशपाल समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो यशपाल समिति की रिपोर्ट हमारी उच्च शिक्षा सुधार से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो कब हुआ था, ये 8 अगस्त को हुआ था। सन अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। 86 है, निम्न में से कौन ग्रामीण रोजगार से संबंधित है, ये आपको बताना है, तो कौन संबंधित है, तो NREGS नरेगाज, ठीक है। वट इज़ द पीरियड ऑफ 11th प्लान, जो 11वीं जो योजना थी उसका जो टाइम पीरियड था वो आपको बताना है, 2007 से 2012। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा केंद्र प्रशासित प्रदेश है, तो इनमें ऑप्शन में नहीं है आंसर, बट इसका जो सही आंसर है वो है लद्दाख। 90 है, सोना पाया जाता है, तो सोना कर्नाटक में पाया जाता है। KGF जिसने देखी होगी तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। 91 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, तो लद्दाख नहीं है, मेघालय अरुणाचल असम है। 93 है, निम्नलिखित में से कौन तिलहन नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो तिलहन नहीं है
काजू, सोयाबीन, मूंगफली, नारियल। तो इसका जो है आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप लोग इसका मुझे आंसर बताएंगे। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ा करूँगी ताकि आप लोग उसके आंसर्स करें, क्योंकि आप लोग आंसर्स नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 लिखेंगे आप लोग और फिर मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत का वन जो आरक्षण है, आवरण है, वो कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है? तो जून में बोई जाती है। बुद्धि के दांत जो हैं अंतिम मोलर कहते हैं इनको। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो चेचक जो है आपकी वायरस से होती है। एंजाइम मदद करते हैं कहाँ? भोजन पाचन में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान क्या है? तो 98.6, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है। 120 टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिनमें से कि मैंने एक का आंसर आपको नहीं बताया है और मैं देखती हूँ कौन उसका आंसर सबसे पहले करता है। आई विल पिन दैट कमेंट प्लीज़। तो प्लीज़ आंसर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन अंकुरण के लिए आवश्यक है? ये आपसे पूछा गया है। तो प्रकाश इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणें हमें देती है, तो सूर्य की किरणें हमें विटामिन डी देती है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा, ठीक है। लंग्स हमारे प्रभावित होते हैं। उसके बाद है एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर भी सबको पता है, आयरन की वजह से ऐसा होता है। निम्न में से कौन विश्व में सर्वोच्च चावल उत्पादक है? तो चीन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है? तो पद्म विभूषण इसका सही उत्तर है। 106 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल इसका सही उत्तर है। शक संवत का पहला महीना कौन सा है? तो चैत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच कितने समय का न्यूनतम अंतराल होता है? तो 6 महीने का। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो कितनी है भाई? 35 वर्ष। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा का जो रोग होता है, किडनी, उसके लिए यूज़ होता है। इनमें से किसकी कमी से मधुमेह हो जाता है? इंसुलिन की कमी से। मायोपिया इनमें से किसकी बीमारी है? जो मायोपिया है वो किसकी बीमारी है? तो आँख की बीमारी है वो। इनमें से कौन खून के जमने में विटामिन के तो रटा हुआ है, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। H1N1 इन्फ्लुएंजा किस नाम से जाना जाता है? ये आपको H1N1 इन्फ्लुएंजा है, उसको हम किस नाम से जाना जाता है? तो उसको स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद 115 है, बाबरी मस्जिद विध्वंस पर किस कमीशन ने रिपोर्ट दी? तो लिब्रान कमीशन इसका आंसर है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। 2009 में इनमें से किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए? तो करंट का क्वेश्चन है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 117 है, इम्पॉर्टेंट है। द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2009 इज, जो लोकसभा गठित हुई थी 2009 में, वो कौन सी थी? तो वो 15वीं लोकसभा थी आपकी। उसके बाद 118 क्वेश्चन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करती है? 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको इसका सही आंसर बताना है। 119 है आपका, किस वर्ष भारत UN का सदस्य बना? तो अक्टूबर 1945 में बना था। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन बच्चे के कल्याण के लिए विश्व भर में कार्य करता है? तो यूनिसेफ इसका सही आंसर है और मोस्टली लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे इसी PDF में से। देन उसके बाद इसका PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। थैंक यू।